आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और बात करेंगे हम इस वक्त बेहद ही तनावपूर्ण स्थिति की जो बनी हुई है वेस्ट एशिया में। खास करके अब इजराइल ने जिस तरीके से एस्केलेट किया है अपने तमाम एयर स्ट्राइक्स को लेबनान पर, और दावा किया है कि हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के प्रमुख हैं उनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद अब काफी सारे बयान भी आ रहे हैं। ईरान से खबरें आई कि वहां पर अयतुल्लाह खमनेई को जो सुप्रीम लीडर है उन्हें एक सेफ हाउस में रखा गया है, और खमनेई ने अभी अभी एक बयान जारी करके ये कहा है कि ऑन द वन हैंड द किलिंग ऑफ डिफेंसलेस सिविलियंस इन लेबनान हैज वंस अगेन रिवील्ड द सैवेज नेचर। उन्होंने कहा है कि आपने जो है मासूम लोगों की हत्या की है, और दूसरी तरफ ये भी दिखाया है कि कितने शॉर्ट साइटेड हैं और इंसेन हैं जो लोग बेसिकली इजराइल की जो नीतियां हैं उसे उन्होंने शॉर्ट साइट बताया है अपने इस ट्वीट पे। तो इस वक्त इस हालात पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल रिटायर्ड राजीव अग्रवाल। आप विदेश मंत्रालय भारत के और साथ ही साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी पूर्व निदेशक रह चुके हैं, मिलिट्री वेटरन हैं। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सुमिता। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आज से आप बात करके। जी, अगर सबसे पहले तो मैं शुरुआत कर सकूं कि इस वक्त हसन नसरल्लाह की जो हत्या का दावा किया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, शुरुआती रूप में थोड़ी सी बैक एंड फोर्थ हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मारे गए हैं या नहीं, लेकिन आईडीएफ ने जो है दावा किया है कि अब वो मारे गए हैं। ये हिजबुल्लाह के लिए कितना बड़ा नुकसान है और इसराइल के लिए कितना बड़ा टैक्टिकल गेन है? स्मिता, ये बहुत बड़ी खबर है। आई मीन जैसे कि मीडिया में भी कहा जा रहा है, इट इज लाइक अर्थक्वेक, भूकंप की तरह ये खबर आई है। और इसका आप टाइमिंग देखिए कितना क्यूरियस है कि कल शाम को मैं लाइव नेतन्याहू का स्पीच देख रहा था यूएन जनरल असेंबली में, और उसके कुछ क्षण बाद ही साइमल्टेनियसली इसराइल ने ये एयर स्ट्राइक किया था इस कमांड हेडक्वार्टर जो हिजबुल्लाह का है, जो कि एक अंडरग्राउंड फोर्टिफाइड बंकर है इन द एरिया ऑफ साउथ बेरूत। ये बहुत ही बड़ा एक तरह से झटका है हिजबुल्लाह के लिए। बट ये झटका एक आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते। हमें देखना है कि ये शुरुआत कैसे हुई है। और शुरुआत इसकी हुई है, अगर आप 30 जुलाई में जो उनके फौज शुक्र थे, जो उनके नंबर 2 थे, उनकी हत्या की गई थी एयर स्ट्राइक के द्वारा, जिस रात हमास के चीफ हनिया की भी हत्या की गई थी। बट उसके बाद जो असली गेम शुरू हुआ है वो हुआ है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को इसराइल ने बोला कि भाई हमने जो हमारा गाजा वॉर के एम्स थे उसमें हमने एक चौथा एम ऐड किया है, वो है सेफ रिटर्न ऑफ सेटलर्स इन नॉर्थ इसराइल। यानी डायरेक्ट इंडिकेशन था कि अब हम लड़ाई को जो है हिजबुल्लाह के ऊपर अब ले जाने वाले हैं। और 17 तारीख को ही जो सबने सुना देखा पढ़ा हुआ कि वो पेजर्स के ऊपर जो मिस्टीरियस अटैक हुए और करीब 1,500 3,000 पेजर्स के ऊपर एकदम से विस्फोट हुआ और कई सारे जो हिजबुल्लाह के कार्डर से लीडर से मारे गए। उसके अगले दिन ही आपने देखा कि जब तक पेजर्स की बात समझ ही रहे थे लोग कि पेजर्स को कैसे विस्फोटक सामग्री से रखा गया और डिस्ट्रॉय किया गया, सडनली उनके अगले दिन वॉकी टॉकीज के ऊपर भी विस्फोट हो गए और उसमें भी काफी नुकसान हुआ। और उसके बाद जो है 20 तारीख को इनका जो नंबर 2 है इब्राहिम अकील, उसकी जो है एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक में हत्या की गई। तो आप देखिए किस तरह से एक हफ्ते के दरमियान के अंदर या 10 दिन के दरमियान के अंदर हिजबुल्लाह के ऊपर इतना तगड़ा अटैक किया है इसराइल ने कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी बात कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत डेप्थ है, उसके पास बहुत लेयर्स ऑफ कमांड एंड कंट्रोल हैं। और अगर ये टॉप कमांड एंड कंट्रोल चला भी गया है तो रिप्लेसमेंट लीडर्स होते हैं। बट मैं मानता हूं एक फौजी के बेनिफिट से कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप टॉप कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन नेटवर्क को इस जल्दी इस छोटे दरमियान में उड़ा देते हैं तो उसके लिए बहुत ही बड़ा झटका है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप उनके टॉप लीडर नसरुल्लाह को जो आज क्लेम किया जा रहा है हम्म। कि उनको कल एयर स्ट्राइक में मार दिया गया, तो ये तो हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ी बात है। जहां तक लेकिन कर्नल अग्रवाल साहब, क्योंकि जिस आपने सवाल का जिक्र किया जो पूछा जा रहा है, क्योंकि हमास में भी हमने देखा कि इस्माइल हानिया की जब हत्या की गई थी और वो भी ईरानियन राष्ट्रपति के स्वेरिंग इन सेरेमनी के दौरान बाकायदा प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर उनको उनको ड्रोन हमले से जो है उनको एलिमिनेट किया गया। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि ये संगठन, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है कि इसराइल और लेबनान के बीच में सिचुएशन एस्केलेट हो रहा है, 2006 में भी जो है पूरी की पूरी एस्केलेशन हम देख चुके हैं।
तो ये इतनी कोशिशें हो चुकी हैं, नेस्तनाबूद तो नहीं हुए हैं ना ये संगठन। हिजबुल्लाह तो पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व है लेबनान में, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सैन्य विंग है, वो तो राजनीतिक बकायदा जो है राजनीति का भी हिस्सा है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है उसके मुखिया के मारे जाने से। नहीं नहीं, गारंटी क्या, इसकी कोई लाइक्लीहुड ही नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज जैसा मैंने कहा बहुत ही डीपली मल्टी लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही वेल टियर्ड इनके कमांड कंट्रोल नेटवर्क्स हैं। मेरा सब ये कहना था कि जब आप टॉप लीडरशिप के लेयर्स को हटाते हैं, कमांड एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो एक झटका लगता है जो कि उसे लगा है, जिसको हम भूकंप के तौर पे कह रहे हैं। बट हिजबुल्लाह की डेप्थ इतनी ज्यादा है और उसकी कवरेज इतनी ज्यादा है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि इजराइल इवन अगर अगले 10-15 दिन में और एयर स्ट्राइक्स के द्वारा और डैमेजेस करता है, उनके वेपन स्टोरेज को भी डैमेज करता है, जैसे हमने सुना था 18 और 20 सितंबर के बीच उन्होंने एक ही दिन में 100 या 150 रॉकेट लॉन्चर्स उनके उड़ा दिए थे हिजबुल्लाह के। ये झटका जरूर है, बट हिजबुल्लाह को आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे इस तरह से। 11 महीने की लड़ाई में हमास, जो कि एक 40 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर के स्ट्रिप में रेस्ट्रिक्टेड था, जिसके पास से 20 से 25 हजार फाइटर्स थे, जो कि उनके पास हिजबुल्लाह के मुकाबले कोई भी वेपन सिस्टम्स नहीं है, बट वो आज तक ग्राउंड ऑपरेशन के बावजूद इजराइल ये नहीं कह पाया कि हमने हमास को खत्म कर दिया। कल भी नेतन्याहू ने बोला कि हमने 90% उनकी काबिलियत को खत्म कर दिया है, बट हम उसको छोड़ नहीं सकते बिकॉज हमास दोबारा रीग्रुप होकर दोबारा तगड़ा हो सकता है। सो हिजबुल्लाह तो उससे कहीं ज्यादा और शक्तिशाली है। तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त चूंकि एक वल्नरेबिलिटी है हिजबुल्लाह में, वो तुरंत रीग्रुप भी करेंगे, नया मुखिया उनका अनाउंस भी हो जाएगा, मुझे यकीन है कि कुछ ही वक्त की बात है ये। लेकिन जो ग्राउंड इन्वेजन की भी बात चल रही है कि लेबनान पर अब ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी है, इजराइल ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर भाई आपने हसन नसरुल्लाह को उड़ा दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, तो अब आप यहाँ पे रुक जाएंगे। इजराइल इज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर अ रीजन टू गो टू वॉर। ये लगातार ऐसा लग रहा है कि इजराइल चाह रहा है कि ईरान पूरी तरीके से जो है इस युद्ध में आए और अब जो है सिर्फ बैकसीट पर नहीं रहे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और अगर हम मिलिट्री लैंग्वेज में इसको देखें, सो इसराइल ने सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट एंड प्रिपरेशन ऑफ द बैटलफील्ड का जो रोल है वो बहुत बढ़िया तरीके से पूरा कर लिया है। आपने लीडरशिप को उड़ा दिया है, कमांड कम्युनिकेशन नेटवर्क उड़ा दिया, तो एक बहुत बड़ी टैक्टिकल एडवांटेज इस समय इसराइल के पास है। और इस अगर उन्होंने कभी भी ग्राउंड इन्वेजन करना था लेबनान में, सो इससे बेहतर वक्त उनको नहीं मिल सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्राउंड इन्वेजन में इसराइल को सक्सेस मिलेगी, ग्राउंड इन्वेजन एक बहुत ही अलग तरह की लड़ाई है और जिसमें हिजबुल्लाह के पास बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है एज कंपेयर टू इसराइल। बट अगर इसराइल ने किसी भी समय ग्राउंड इन्वेजन करना था तो इससे बेहतर वक्त नहीं है। और आपने ईरान की बात कही, इसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले लिखा भी था, शायद आपने पढ़ा होगा, कि अब ईरान कब तक और कहाँ तक वेट करेगा। और खासकर अब जब हसन नसरुल्लाह की मौत डिक्लेयर हो गई है, तो क्या ईरान अभी भी वेट करता रहेगा? हानिया की डेथ हुई, उसने बोला कि हम डायरेक्ट अटैक करेंगे, प्रॉक्सी से अटैक नहीं करेंगे, बट 30 जुलाई से अब 30 सितंबर आ गई, अभी भी इंतजार हो रहा है। उसके पीछे आप वजह क्या देखते हैं? क्यों उस वक्त जो है ईरान ने रिस्ट्रेंट दिखाई और क्यों अब रिस्ट्रेंट दिखाना जो है वो लगभग नामुमकिन है? और अभी जो हम आयतुल्लाह खamenei के बयान को भी हम पढ़ रहे थे, इंडिकेशंस यही है कि ईरान के लिए अब रिस्ट्रेंट दिखाना तो बिल्कुल ही मुश्किल होगा। बिल्कुल, ईरान के लिए अब समय जो उनके एक तरह से क्वेश्चन था कि भाई चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम अपना करेक्ट टाइम और स्पेस देख के अटैक करेंगे, रिटेलिएशन लेंगे, वो मेरे हिसाब से कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। क्यों? उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। ईरान तब तक सेफ है या सेफ था जब तक इजराइल को तीनों तरफ से कोई ना कोई खतरा मौजूद रहता था, और वो खतरा ईरान के प्रॉक्सीज के द्वारा था, गाजा में हमास के द्वारा, नॉर्थ में लेबनान में हिजबुल्लाह के द्वारा, और वेस्ट बैंक में PIJ पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, और यमन में जो थोड़े एक्सटेंडेड रेंज के द्वारा हौतीस के द्वारा। अगर इजराइल गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, इन सारी थ्रेट्स को खत्म कर देता है, तो हमेशा जो कहता रहा है और कल भी जो नेतन्याहू ने कहा है कि उसके बाद उनके पास कोई अपने बॉर्डर्स पे डर नहीं रहेगा कि हम ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेंगे तो क्या हमें उसका नुकसान सहना पड़ेगा। सो ये ईरान को अब समझना है कि अगर उसे कुछ करना है तो अभी करना है, अदरवाइज जब कोई
इस तरह का डायरेक्ट अटैक होगा और उसमें यूएस 100% इन्वॉल्व होगा, बिकॉज वो इसराइल के साथ जरूर इसमें शामिल होगा। जब ईरान के ऊपर जब भी अगर डायरेक्ट अटैक इसराइल कोशिश करता है तो ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो एक एक बॉर्डर पे जो इसराइल को बांधने का जो उसके पास काबिलियत थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सो मुझे नहीं लगता कि ईरान अब बहुत ज्यादा दिन वेट कर सकता है। अगर सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा, हमास, पीआईजे, हिजबुल्लाह, अगर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा इंडिविजुअली, तो फिर ईरान के पास प्रॉक्सी और वो जो एक डेटरेंस था वो नहीं रहेगा। एक और बात जो पहलू है अमेरिका और इसराइल को लेकर, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि अमेरिका, फ्रांस समेत 21 देशों ने एक तरीके के एक सीज फायर प्लान को बनाकर सामने किया, जिसे इसराइल ने रिजेक्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई आप 21 दिनों के लिए जो है कम से कम एक सीज फायर विंडो कर लें। उसे इसराइल ने रिजेक्ट कर दिया। उसमें खबरें आई अमेरिका के सूत्रों से कि दरअसल इसराइल को जो है लूप में लिया गया था और इसराइल ने हामी भरी थी, तब इस प्लान को सामने रखा गया था। दूसरी तरफ इसराइल, आपने जिस बात का जिक्र किया कि नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हैं और मिनटों बाद खबरें आती हैं कुछ ही देर बाद कि इस तरह से एयर स्ट्राइक्स की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, और उसमें अब ये कहा जा रहा है कि इसराइल ने चंद मिनटों पहले ही जो है अमेरिका को जानकारी दी थी इन स्ट्राइक्स के बारे में। तो ये हो क्या रहा है? ये किसके आइस पर वुल पुल करने की कोशिश की जा रही है? या फिर जो बाइडेन इस वक्त चूंकि एक लेम डक प्रेसिडेंसी में है, कुछ ही अब हफ्तों में जो है चुनाव होने हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं इजराइल के मुखिया? बिल्कुल सही, यही बिल्कुल सही है कि इस समय यूएस में ना तो इफेक्टिव प्रेसिडेंट है और ना कोई ऐसा प्रेशर है या कंपल्शन है जो कि नेतन्याहू और इजराइल को रोक सके। सो ये एक 5 या 6 हफ्ते की, जैसे कहते हैं, विंडो अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंतर्गत इजराइल इम्प्यूनिटी के साथ जो भी चाहे वो कर सकता है। और आपने जो 21 दिन के सीज फायर की बात कही, उसके साथ ही साथ एक दबी हुई खबर थी जो कई लोगों ने मिस कर दिया, नहीं की उसी दिन उसी समय यूएस ने $8.7 बिलियन का मिलिट्री एड भी अनाउंस किया इसराइल के लिए। तो ये सिर्फ धूल में, आंखों में धूल झोंकने के काम चल रहा है। हर बार यूएस हर स्ट्राइक के बाद कहता है दैट वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड एंड वी आर ट्राइंग टू गैदर इन्फॉर्मेशन। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हर बार इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं? तो आप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को फूल कर रहे हैं, बिकॉज आप इलेक्शन के समय में हैं। और इसराइल को बता दिया गया है मेरे हिसाब से कि भाई जो करना है ये 5-6 हफ्ते में पूरा कर लो। उसके बाद जो भी नया प्रेसिडेंट आएगा, कमला हैरिस आएगी या ट्रंप आएगा, फिर आपको हो सकता है उस इम्प्यूनिटी के साथ स्ट्राइक्स करने का मौका ना मिले। और नेतन्याहू को लिए तो जो पिछले 11 महीने से इतनी बुरी तरह से दबाव में था डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, एटलीस्ट डोमेस्टिकली आज वो हीरो के रूप में पेश हो रहा है, एज ही इज अबाउट टू लैंड नाउ इन टेल अवीव। लेकिन डोमेस्टिकली देखें आप, उसमें ये भी मुश्किल है कि जब नेतन्याहू यूएनजीए में बात कर रहे थे, बाहर प्रोटेस्ट करने वालों में वो इजरायली भी शामिल थे, जिनको लगता है कि नेतन्याहू की वजह से ही जो है अभी तक हमास के साथ में निगोशिएशन डील आगे नहीं बढ़ी है, और जो बंधक बने हुए हैं इजरायली, अभी भी वो घर वापसी उनकी नहीं हो सके हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो अभी तक मानते हैं कि अगर ये वापसी नहीं हुई है इन लोगों की, तो इसका दारोमदार दरअसल नेतन्याहू पर ही है, और उनको जो है वो गलत मानते हैं इसके लिए। तो ये एक पर्सनल बैटल बन गया है मिस्टर नेतन्याहू का कि अगर युद्ध समाप्त हुआ तो कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज नेतन्याहू ने कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली, खासकर जून और जुलाई के महीने में ये कहा भी था कि भाई जो होस्टेजेस हैं वो आएंगे तब आएंगे, लेकिन मुझे पहले अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं। हमास को पूरी तरह डिग्रेड करना है, गाजा को पूरा फ्लैटन आउट करना है, और वेस्ट बैंक और नॉर्थ की तरफ से जो भी थ्रेट है उसे मुझे खत्म करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि डोमेस्टिकली नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहा है पिछले 11 महीने में। आपने सुना होगा मार्च अप्रैल के महीने में, जून के महीने में कई बार जो फैमिलीज हैं जिनके रिलेटिव्स होस्टेजेस हैं, उन्होंने पार्लियामेंट तक में जो है घुसने की कोशिश की थी, और नेतन्याहू को जो है काफी प्रोटेस्ट वगैरह का सामना करना पड़ा था। कल भी यूएनजीए के बाहर उनके जो रिलेटिव्स वगैरह थे, उन्होंने और उनके दोस्तों ने जो है प्रोटेस्ट किया था। सो व्हाट आई एम सेइंग कि इस सारे प्रेशर के पीछे जो ये इस पिछले हफ्ते में जो टैक्टिकल विक्ट्रीज मिली हैं इजराइल को, उसकी वजह से नेतन्याहू अपने ऊपर जो प्रेशर था उसको थोड़ा रिलीव कर पाया है। और आज जब वो तेल अवीव पहुंच रहा है, हसन नसरुल्लाह और हनिया, दो हमास और हिजबुल्लाह दोनों के चीफ्स को की अगर हमने हत्या कर दी है पिछले 2 महीने में, तो इससे बड़ा अचीवमेंट तो कोई भी इजराइल का प्राइम मिनिस्टर अपने लिए सोच ही नहीं सकता था कभी।
सर लेकिन दुनिया के लिए कितनी डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हुई हैं, वो वॉकी टॉकी की अटैक हो या पेजेस की अटैक हो। मुझे पता है कि मिलिट्री हलकों में या यहाँ खुद हमारे इंडियन कमेंटेटर्स में बहुत वाहवाही भी हो रही है कि भाई आप इस तरह से तकनीक का इस्तेमाल जैसा इजरायली करते हैं वैसा तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इस तरीके से वायरलेस कम्युनिकेशन को पेनिट्रेट कर रहे हैं तो जो हम कहते हैं कि किसी भी जंग में कुछ तो कानून होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। ये तो मतलब जो टेरिटोरियल लॉज हैं उसके पार जाकर इस तरह से करना, ये क्या सही प्रेसिडेंट सेट हो रहा है या गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है दुनिया के लिए सर? नहीं, देखिए स्मिता, अब ये गाजा वॉर और यूक्रेन वॉर में रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एंड रूल्स ऑफ वॉर तो सारे ही तोड़ दिए गए हैं। सो वो वाली बात तो अब खत्म ही हो गई है कि भाई एक जो एथिक्स ऑफ वॉर या रूल्स ऑफ वॉर की जो हम बात करते थे, जब आप सिविलियंस को बम्बार्ड कर रहे हैं, बच्चे और विमेन मारी जा रही हैं सैकड़ों में, सो वो रूल्स ऑफ वॉर वाली बात तो खत्म ही हो गई है। बट यहाँ पे एक बहुत डेंजरस चीज जो आई है ये पेजर और वॉकी टॉकी की वजह से, वो है कि अगर आपको याद हो 9/11 अटैक के बाद जब पांच उन्होंने सऊदी अरेबियन पायलट्स ने 9/11 किया था, उसके बाद से एयर ट्रेवल में कितने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस और चेक्स आ गए थे। और अब ये बात कहने सुनने में और पढ़ने में आ रही है कि भाई अगर कम्युनिकेशन डिवाइसेस को इस तरह टारगेट किया जा सकता है तो क्या आने वाले टाइम में एयरलाइंस हमें मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, इस तरह की चीजें ले जाने में रोक टोक लगाएंगी? क्या ये भी एक, बिकॉज जैसे हम कहते हैं कि भाई इंग्लिश मूवीज से देख के बहुत सारे जुर्म और कत्ल होते हैं डेली लाइफ में, अभी आपने ये बहुत बढ़िया एग्जांपल दे दिया किसी भी टेररिस्ट के लिए कि आप किसी कम्युनिकेशन डिवाइस को हैक करके और आप बहुत बड़ा हादसा कर सकते हो। मैं ये मानता हूं कि भाई हाँ, इजरायली इंटेलिजेंस के पास जो टेक्नोलॉजी है और जो टेक्निक्स है वो एक आम टेररिस्ट ग्रुप के पास नहीं होंगी, बट आपने एक आइडिया प्लांट कर दिया है कि हाँ भाई इस तरह भी हम सेबोटाज और हाईजैक कर सकते हैं। और वो आई थिंक वो लाइंस जो ब्लर हो जाती है ना जब स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में, तो वो अपने आप में बड़ी डेंजरस हो जाती हैं। और बेरूट में भी जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं वो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, घनी आबादी वाले करेक्ट। क्षेत्र हैं। वहां पर इतने सारे जो घर हैं, वो ऐसा नहीं है कि जो सारे लोग वहां रह रहे थे वो सारे हिजबुल्ला के ही प्लेयर्स हैं। गाजा को लेकर तमाम लोग कहते हैं कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गाजा में रह रहे हो और हमास समर्थक ना हो या हमास के लड़ाकू ना हो। आप समर्थक हो सकते हैं लेकिन लड़ाकू और समर्थक में डिफरेंस होता है, और वो क्या हक देता है किसी को उस तरीके से सिविलियन कैजुअलिटीज करने में। तो ये निश्चित रूप से जो है एक डेंजरस हम स्थिति की ओर अप्रोच कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर यहाँ पर, क्योंकि लेबनान में करीब 26,000 इंडियंस थे अभी तक जो है, हवाई रास्ते खुले हुए थे, ट्रैवल एडवाइजरी भारत ने जारी कर रखी थी। यहाँ इस सिचुएशन के और बढ़ने से आप इस वक्त इंडिया के लिए और क्या चुनौतियां देख रहे हैं? इंडिया की चुनौती वही है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वहां पे उनकी सेफ्टी, और उसके लिए इंडियन एम्बेसी ने एडिक्वेट मेजर्स लिए हुए हैं। और जब से लड़ाई शुरू हुई है गाजा में, मुझे मालूम है क्योंकि मैं मिनिस्ट्री में रह चुका हूँ, हमारी सारी एम्बेसीज ने जितने भी इंडियन डायस्पोरा हैं उनको मैप किया हुआ है और उनके साथ कांस्टेंट टच में है। और अगर आपको याद हो, जब गाजा वॉर अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था, उसके तुरंत बाद इंडिया ने जो ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत 10,000 लोग जॉर्डन से निकाले गए थे जो कि डेंजर एरिया में थे वहां पे, गाजा के एरिया में। सो इंडिया ने एक बहुत बढ़िया वेल ऑयल्ड मशीन अब बना ली है एज फार एज इवैक्यूएशन ऑफ सिटीजन इज कंसर्न। और इसका मैं श्रेय देता हूं जो ऑपरेशन राहत किया था हमने यमन में 2015 में, जब हमने 4,700 लोगों को निकाला था जिबूती के थ्रू, जिसमें कि 1,400 से ज्यादा फॉरेनर्स थे, इंक्लूडिंग अमेरिकन एंड अदर, जिनको वो खुद नहीं निकाल पाए थे और भारत ने उनको निकाल के उनके देशों में भेजा था। सो इंडिया की इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स अब बहुत वेल ऑयल्ड मशीन हो गए हैं और उसके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर वक्त और कारण हुआ तो हम अपने डायस्पोरा को, सिटीजन्स को बहुत अच्छे से और सेफली निकाल लें। और क्या इंडिया के पास कोई लीवरेज है जहां तक इसराइल के साथ रिश्तों का सवाल है? हमने इतनी नजदीकियां देखी हैं प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट और नेतन्याहू के बीच में, लेकिन व्हेन इट कम्स टू गाजा ऐसा ये निश्चित रूप से लगा है कि फिलिस्तीनी जो हैं वो बड़े नाराज हैं भारत से। हमारी बार बार जो यूएन में भी रेजोल्यूशंस को लेकर जो रुख रहा, एब्सटेन करना, अलग अलग मुद्दों को उठाकर बात करना, क्या इसराइल पर कोई भी लीवरेज है? क्या भारत को किसी तरीके से जो है यहाँ पर अपनी बात को सीधे रखनी चाहिए तेल अवीव के साथ? देखिए स्मिता, ये एक बहुत ही डेलिकेट टाइट वॉक है जो कि इंडिया को करना पड़ रहा है, बिकॉज इंडिया बिल्कुल कमिटेड है कि पैलेस्टीन एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहिए और एक वाइबल टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। साथ के साथ वो इस बात को भी मानता है कि इसराइल के ऊपर टेरर अटैक हुआ था और इसराइल के ऊपर जो टेरर अटैक हुआ था तो उसका उसे पूरा रिवेंज लेने का, बदला लेने का हक था।
बट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली बोला है कि किसी भी तरह के ऑपरेशंस जो इसराइल ने किए हैं उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज एक्सेप्टेबल नहीं है, और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप ऑपरेशन करते हैं और अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं, वो मान्य है लड़ाई के मैदान में, बट सिविलियन कैजुअलिटीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इंडिया ने एक बहुत ही क्लियर और फाइन बैलेंसिंग वाली पोजीशन मेंटेन की है। और अगर आपने देखा हो, अभी जब रियाद में पहली इंडिया और जीसीसी की फॉरेन मिनिस्टर समिट हुई थी इस सितंबर 9 या 10 सितंबर को, तब भी सारे अरब देशों ने यही रेजोल्यूशन या अपील की थी कि इंडिया शुड इमर्ज एज अ पीस मेकर, बिकॉज फिलिस्तीनी और इसराइल दोनों के साथ जो बातचीत करने की और एक गहरा संबंध रखने की जो एक काबिलियत है, वो इस समय सिर्फ मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में है, जो कि और किसी देश में नहीं है। बिकॉज अगर आप यूएस लेते हैं, कतर लेते हैं, इजिप्ट लेते हैं, तीन देश जो सीज फायर की बातें कर रहे हैं, उन तीनों के कुछ ना कुछ एम्बेडेड इंटरेस्ट है इस लड़ाई में। इंडिया सिर्फ एक ऐसा देश है जिसका इस लड़ाई में कोई भी एम्बेडेड इंटरेस्ट नहीं है, और दोनों ही पार्टीज के साथ उसके अच्छे संबंध। सर लास्ट क्वेश्चन, चूंकि आपने अरब मुल्कों की बात की यहाँ पर, इस वक्त अब अगर एस्केलेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं इस हालात में, और अरब कंट्रीज का रुख हमने देखा है जो अभी तक खुद फिलिस्तीन पर भी काफी डाइसी ही रहा है, ऐसा नहीं है कि एक होमोजेनस अप्रोच रहा है इनका, और शिया सुन्नी डिवाइड की बात है, वो अपने आप में एक बड़ा मसला है। यहाँ पर आप आज के इस खबर के बाद में, और अगर ईरान रिटालिएट करता है, यहाँ आप अरब वर्ल्ड में किस तरह की रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए स्मिता, ये सारी लड़ाई जो 11 महीने और ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है, ये सिर्फ इस वजह से हुई है बिकॉज हमास, हिजबुल्लाह और पीआईजे और बाकी जितने भी मिलिशिया ग्रुप्स इसराइल के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें इस बार अरब देशों में से किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं मिला है। इजिप्ट ने कहा कि भाई अगर रफा में इसराइल पहुंचेगी तो मेरी रेड लाइन होगी और मैं लड़ाई में उतर जाऊंगा, कुछ नहीं हुआ। जॉर्डन ने बोला कि भाई मेरी एयर स्पेस अगर वायलेट होगी तो मैं रेड लाइन मानूंगा, कुछ नहीं हुआ। कतर और टर्की सीज फायर टॉक्स में लगे हुए हैं और एक के बाद एक स्टेटमेंट में दिए हुए लगे हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई पहले दिन से ही सिर्फ कंडेमनेशन के स्टेटमेंट्स के अलावा और कुछ नहीं दे रहे हैं, और बहुत ही क्लियर है कि वो इस फिलिस्तीनी मुद्दे और इस लड़ाई से जितना तटस्थ रह सके उतना रहने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो आप कह रही हो कि इस समय इस युद्ध को अगर आप अंदर घुस के बहुत बारीकी से देखो तो ये एक लड़ाई इन आइसोलेशन हो रही है, जिसमें कि हमास, हिजबुल्लाह और पीआईजे को ईरान का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट के अलावा डायरेक्ट अरब वर्ल्ड से सपोर्ट जीरो मिल रहा है। और इसीलिए चाहे 1967 वॉर था, 1973 वॉर था, या कितने भी उससे पहले वाले हुए, उसमें हर बार अरब आर्मीज ने पार्टिसिपेट किया था, एक कोलिशन बनाया था ताकि उसको एक सपोर्ट दिया जा सके। बट ये बहुत एविडेंट है कि इस बार अरब देशों में वो इंटरेस्ट या वो भूख नहीं है कि वो फिलिस्तीन कॉज के लिए इसराइल से लड़ सके। चलिए, बहरहाल जो इंडिकेशंस हैं, खमेनी साहब का एक और ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सारे जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं क्षेत्र में वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। अब अगला दांव क्या होगा ईरान की तरफ से, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन दिस इज द लास्ट थिंग दैट द वर्ल्ड नीडेड। ऑलरेडी यूक्रेन रूस के बीच में जो हालात बने हुए हैं, जो गाजा वॉर है वो जारी है। अब इस एस्केलेशन पर जो है दुनिया भर की नजरें निश्चित रूप से बनी रहेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका कर्नल राजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू स्मिता, थैंक यू। और आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।